से वो बिजली को बिना तारों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेज पाते। उनका मानना था कि वो आगे जाकर इसी सिस्टम से दूसरे ग्रहों पर भी बिजली भेज सकते थे। लेकिन टेस्ला का एक बेहद कारगर तरीके से बिना तारों के बिजली भेजने का यह सपना अधूरा रह गया। जब 1904 में जेपी मॉर्गन को टेस्ला का असली मकसद पता चला, पूरी दुनिया में हर किसी को मुफ्त में बिजली देना, जेपी मॉर्गन ने उनकी मदद करना बंद कर दिया और 1908 में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 में वो टावर गिरा दिया गया। कोई भी कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेशन मुफ्त में लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती है, तो टेस्ला का काम रोक दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त बिजली ना मिल पाए। लेकिन टेस्ला बिना तारों के इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेज सकते थे, जबकि वह आज के वैज्ञानिक सिर्फ 7 फुट तक भेज पाते हैं। टेस्ला का कहना था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में ही पूरी तरह से बना लेते थे। वो ये भी कहते थे कि उन्हें कभी कभी तेज रोशनी दिखाई देती थी, जिसके बाद वो नए नए आइडियाज बेहद साफ तौर पर सोच पाते थे। उनकी आंखों के आगे उनके आविष्कार एक होलोग्राफी की तरह नाचने लगते थे। वो तो ये भी कहते थे उन्हें मन में वो घुमा फिरा लेते थे, उन्हें अलग अलग कर लेते थे और उन्हें जो दिखता था उसकी वजह से ही उन्हें बारीकी से पता होता था कि उन्हें आविष्कारों को कैसे बनाना है। उनके महान आविष्कारों में से एक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कल्पना उन्होंने मन में ही की थी। उन्हें लगता था हम रिसीवर्स जैसे हैं कि हमें बाहर से प्रेरणाएं मिलती हैं और हम इन प्रेरणाओं के मुताबिक काम करते हैं। तो उन्हें नहीं लगता था कि प्रेरणाएं हमारा सपना या मन की सोच होती है। उन्हें लगता था कि हम सही मायनों में अपने आप चलने वाले रोबोट्स हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि टेस्ला की अनोखी क्षमताओं और मन में आविष्कार दिखने की वजह कुछ और थी। वो मानते हैं कि अपने आप चीजें दिखना इस बात का सबूत था कि टेस्ला को किसी तरह दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी। उनके दिमाग में ये तस्वीरें अचानक बन जाती थी। कोई तो था जो उनसे किसी तरह का कनेक्शन बना रहा था और बायोलॉजिकल प्रॉफिट्स को ठीक इसी तरह भविष्यवाणी मिलती थी। जाहिर है निकोला टेस्ला किसी शक्ति के संबंध में जरूर थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव उन्हें इन आविष्कारों की जानकारियां दिया करते थे जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। निकोला टेस्ला को लगता था कि यूनिवर्स में कहीं पर जानकारी का एक केंद्र है जिससे सभी इंसान बातें सीख सकते थे। बस उन्हें ये पता करना था कि अपने दिमाग को उसके हिसाब से ट्रेन कैसे करें ताकि वो जानकारी हासिल कर सके। तो क्या निकोला टेस्ला को बाहर से ये जानकारी मिल रही थी ताकि वो इंसान का विकास करवा सके? अगर ऐसा है तो क्या टेस्ला ने ज्ञान के किसी प्राचीन केंद्र से संपर्क बना लिया था और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी की फिर से खोज की थी जो पहले हमारे बीच रही थी? हमने ऐसे कई टावर्स देखे हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि ओबलिस्कस जो कि सारी दुनिया में पाए जाते हैं। शायद कभी वो सब आपस में जुड़े थे और धरती के मैग्नेटिक क्रीड से एनर्जी हासिल किया करते थे। प्राचीन इजिप्शियन मंदिरों और मकबरों में भी देखा गया है कि कुछ नक्काशियां आज के जमाने के लाइट बल्ब और टेस्ला कॉइल्स जैसी दिखती है। तो क्या प्राचीन वक्त में कोई खास टेक्नोलॉजी या एनर्जी सिस्टम था जिसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं? विशाल पिरामिड्स, ऑबलेट्स, विशाल सीधे खड़े पत्थर और टावर्स, शायद ये सभी किसी विशाल परग्रही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे। टेस्ला का वाइन क्लिफ टावर किसी प्राचीन एनर्जी ग्रिड से जुड़ने वाला था जिससे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से भी पावर मिल रही थी। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला टेस्ला बेहद ही विकसित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से बात कर रहे थे जो धरती पर हजारों साल पहले भी आ चुके थे? शायद इन सवालों के जवाब उन रहस्यमय रेडियो ट्रांसमिशन से मिल सकते हैं जो टेस्ला के मुताबिक उन्हें 1899 में अंतरिक्ष से मिले।
कोलोराडो स्प्रिंग्स, जुलाई 1899। निकोला टेस्ला एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहे थे जो उन्होंने तूफानों का पता लगाने के लिए बनाया था, और उनके मुताबिक तभी उन्हें एक अनजान जगह से कोई ट्रांसमिशन मिला। एक बार वो रात को 960 किलोमीटर दूर के तूफानों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ बीप सुनाई दी। बार बार 3 बीप सुनाई दे रही थी, तो उन्हें गिनकर भेजा जा रहा था और वो उनका मतलब नहीं समझ पाए। और टेस्ला ने उनके बारे में सोचा तो उन्हें यही लगा कि वो अंतरिक्ष से आई थी, शायद मार्स से आई थी। मार्स का ऑर्बिट ऐसा है कि वो करीबन हर बार 1.25 सालों के बाद धरती के करीब आता है। टेस्ला का मानना था कि ऐसे ही कभी मार्स के करीब आने पर उन्हें वहां से सिग्नल मिल रहे थे। शायद उन्होंने एक ऐसा रिसीवर बनाया जो इतना सेंसिटिव था कि वो रेडियो वेव्स रिसीव कर रहा था, जिनके बारे में हमें पता है कि वो बाहरी गैलेक्सी या दूसरे ग्रहों से आती रहती है। तो उन्होंने मान लिया ये दूसरे ग्रह से आए सिग्नल्स है, लेकिन शायद उनके पास एक ऐसा ओपन चैनल था जो हम आज भी नहीं बना सकते। के मुताबिक ये सोचना बेवकूफी थी कि यूनिवर्स में बस हम ही अक्लमंद जीव हैं, और अगर दूसरे जीव हैं तो वो हमारे मुकाबले कितने अक्लमंद हैं, और वो धरती पर रहने वाले हम जैसे अक्लमंद जीवों से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते। टेस्ला ने दूसरी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क के बारे में बताया और ऐलान किया कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होने पर यकीन है। 1901 के फरवरी में उन्होंने कॉलियर्स वीकली में इस आर्टिकल छिपवाया जिसका नाम था टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। टेस्ला शिद्दत से इस काम में लग गए कि किसी तरह से वो दूसरे प्लैनेट से फिर से रेडियो से संपर्क कर सके। टेस्ला को जो रेडियो ट्रांसमिशंस मिले थे, उनके सहारे उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि ये परग्रही जीव 1000 साल पहले से हमारी दुनिया के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, इन परग्रही जीवों ने इंसानों को शुरुआत से ही अपने काबू में करके रखा है। उनकी ये बातचीत कहाँ तक गई? क्या वो उस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां उन्हें परग्रही जीवों से काम की जानकारी मिल रही थी, जिसकी मदद से वो अपने आविष्कार बना रहे थे? लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था, और टेस्ला अपने आविष्कार इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सीधा संबंध दूसरे ग्रह के अक्लमंद जीवों के साथ था। मगर टेस्ला के वैज्ञानिक साथियों ने इस हैरत अंगेज बात पर यकीन नहीं किया और वो टेस्ला को एक सन की वैज्ञानिक कहने लगे। तो एक तरफ निकोला टेस्ला ने सारी दुनिया में बिजली दौड़ाई, लेकिन फिर आगे जाकर जेपी मॉर्गन उनके खिलाफ हो गई, जो कि बहुत ही बड़े आदमी थे, और एडिसन भी पहले से ही उनके खिलाफ थे और उनका भी बहुत दबदबा था। फिर ये खबर सामने आई कि वो शायद मार्स ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे, और शायद इस बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसी अफवाह उड़ी कि टेस्ला को नोबेल प्राइज देने की बात चल रही थी, लेकिन उन्हें वो कभी नहीं मिला। आज भी वैज्ञानिक उनकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी की जानी चाहिए। टेस्ला ने कहा था, एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं, और ये कि लाइट में वेव और पार्टिकल्स दोनों होते हैं। आइंस्टीन को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। वॉर और रदरफोर्ड को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो टेस्ला का क्वांटम फिजिक्स के इतिहास में नाम क्यों नहीं आता, जबकि वो उसकी सबसे माहिर वैज्ञानिक थे? मुझे लगता है उनके साथ दूसरे फिजिसिस्ट्स ने नाइंसाफी की थी, और इसकी एक वजह थी उनका एलियन से लगाव। क्या निकोला टेस्ला ऐसी चीज की कल्पना कर रहे थे जो सच में नहीं थी? या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव के संपर्क में थे? बेलग्रेड, सर्बिया। यहां निकोला टेस्ला म्यूजियम में 1,60,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे टेस्ला के आगे की योजनाओं के बारे में पता चलता है। इनमें कुछ चित्र हैं जो कई लोगों को स्पेशियस लगती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक टेस्ला ने 1910 में एक फ्लाइंग मशीन पर काम करना शुरू किया था जो फील्ड प्रपल्शन या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी।
माना जाता है कि टेस्ला ने यह खोज की थी कि ढेर सारी बिजली किस चीज को ऊपर उठा सकती है। 1920 और 30 के दशक के दौरान टेस्ला अक्सर एंटी ग्रेविटी शिप्स की बातें करते थे, जो कि वार्डनक्लिफ टावर से निकलने वाली पावर की मदद से उड़ सकती थी। उनका कहना था कि इन शिप्स में विंग्स या फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। लेकिन क्या टेस्ला ने यह डिजाइन पहले बनाई थी? या ऐसा हो सकता है कि जैसा एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट भी कहते हैं कि ऐसी शिप प्राचीन वक्त में भी हमारे ग्रह पर आ चुकी थी। इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में यानी के वेदों में विमानों के बारे में लिखा है। वो उड़ने वाले रथ जो देवता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इनमें से कुछ विमान पलक झपकते ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो लगता है उनके पास किसी तरह का एंटी ग्रेविटी डिवाइस था। इस प्राचीन बात को हम नए जमाने के यूएफओ फिनोमिनान से भी जोड़ सकते हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से पूरी तरह मुमकिन है कि टेस्ला किसी एंटी ग्रेविटी डिवाइस पर काम कर रहे थे। तो क्या सच में प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में बने चित्र इस बात का सबूत हैं कि टेस्ला को दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी, जिसकी मदद से वो एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप बनाना चाहते थे? और अगर वो सन की वैज्ञानिक कहे जाने वाले टेस्ला ने सच में दूसरे ग्रह के जीवों से संपर्क किया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनके लिए चोरी छुपे काम कर रहे थे? पाओलो एल्टो, कैलिफोर्निया, 2013। एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मोटर ट्रेंड का कार ऑफ द ईयर का इनाम जीतती है। ये दुनिया की सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ी है। ये धुआं नहीं छोड़ती और 4 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ये मॉडल एस इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में नई जान फूंक देती है और फिर इसे एक नाम दिया जाता है, टेस्ला। दिलचस्प बात यह है कि 1931 में टेस्ला ने रिपोर्टरों से कहा था कि उन्होंने एक पियर्स एरो कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना दिया है। टेस्ला ने सबको वो कार दिखाई और उसे चलाया भी, और उसने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। तो ऐसे कई आविष्कार जिनकी टेस्ला ने बात की थी या उन्हें पेटेंट करवाया था, वो बाद में बनाए गए हैं। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें निकोला टेस्ला के ड्राइंग बोर्ड पर जानकारी है। आधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, सोलर और विंड पावर, वेदर मैनिपुलेशन, ड्रोन्स और यहां तक कि प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स भी। वो पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे सोते थे और ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जीने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना। उनकी नजरें भविष्य पर टिकी रहती थी। वो अपने आविष्कारों से भविष्य को नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर टेस्ला अकेले ऐसे इंसान नहीं थे। कई नए ढंग की शुरुआत करने वाले या खोज करने वाले लोग भी मन में बनी ऐसी ही तस्वीरों से प्रेरित होकर काम करते थे और उन्हें असली दुनिया में लाने की कोशिश करते थे। तो धर्म के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उस धार्मिक गुरु का किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क हुआ है, और वैज्ञानिक मामले में हम ईश्वरीय शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये बात तो तय है, लोगों से कोई तो संपर्क कर रहा है और उनकी वजह से दुनिया में नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अभी तक की बातों से तो ऐसा ही लगता है। टेस्ला में एक जुनून था जिसकी वजह से वो हर बात से किनारा कर लेते थे। जब वो किसी आविष्कार पर काम करते थे तो खाना, सोना, रिश्ते, इंसानों से मिलना सब भूल जाते थे। ऐसा लगता था वो किसी मिशन पर है, ऐसा मिशन जो एक बड़े प्लान का हिस्सा था जो किसी परग्रही जीव ने बनाया था।
क्या निकोला टेस्ला को सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आविष्कार करने का काम देते थे, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं? जिसे लोग एक सन की बक समझते थे। जब निकोला टेस्ला जनवरी 1934 में अपनी आखिरी घर होटल न्यूयॉर्कर में रहने आए थे, तब वो अपने आविष्कारों के बजाय अपने अजीब बर्ताव के लिए मशहूर हो गए थे। कहते हैं कि वो कीटाणुओं से बहुत डरते थे, एकदम अंधेरे में काम करना पसंद करते थे और वो 3 नंबर के पीछे पड़े रहते थे। टेस्ला को न्यूमरोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। उनके अपने कई अंधविश्वास थे। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर काटते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ नोडल पॉइंट्स ढूंढ निकाले थे और वो शायद नंबर्स 3, 6 और 9 से कोई ताल्लुक रखते थे। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हमें 3, 6, 9 की असली अहमियत पता चल जाए तो हमें यूनिवर्स के सारे राज पता चल जाएंगे। अगर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें तो न सिर्फ वहाँ पर 3 विशाल पिरामिड है जो एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं और ओरिएंट्स बेल के तारों की तरह बने हुए हैं, बल्कि हमें उन विशाल पिरामिड के पास में ही 3 छोटे पिरामिड अगल बगल में बने हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे 3 और 3, तो देखा जाए तो इस बात के कई सबूत हैं कि कुदरत में भी 3 और 6 नंबर के मुताबिक चीजें होती हैं, जैसे मधुमक्खियां हेक्सागोनल टाइल्स से छत्ते बनाती हैं। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते।